हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सहायक समीक्षा अधिकारी का तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन 61। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित हैं? करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से हैं? तो ये संबंधित हैं संयुक्त अरब अमीरात से। हम यहाँ पर इसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वही देखेंगे। यह पहला अवसर है जब मध्य पूर्व एशिया से कोई अधिकारी इंटरपोल का प्रमुख बना है। और इंटरपोल की जब मेंबरशिप की बात करेंगे तो 194 सदस्य देश हों। इंटरपोल में कितने टोटल मेंबर हैं? 194 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई। इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष हो रही है? 1923 में। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के यहाँ इसमें केवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार हम फिर से अंडरलाइन करके देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरपोल में 194 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये फसल है आलू। आलू की फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। 2014 से 15 में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है जिससे वे अस्थिर वस्तुओं जैसे प्याज, आलू एवं दालों पर मूल्य स्थापित कर सकें। 2014 से 15 में प्याज, आलू और दालों जैसे आवश्यक कृषि वस्तुओं की लागत अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। इस तरह के सामान सीधे किसान संगठनों से फार्म गेट मंडी पर खरीदे जाएंगे और उपभोक्ताओं को अधिक किफायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आलू की फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। 2014 से 15 में 500 करोड़ रुपए के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है जिससे वे अस्थिर वस्तुओं जैसे प्याज, आलू एवं दालों पर मूल्य स्थापित कर सकें। 2014 से 15 में प्याज, आलू और दाल जैसी आवश्यक कृषि वस्तुओं की लागत अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के तहत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी। इस तरह के सामान सीधे किसान संगठनों से फार्म या गेट मंडी पर खरीदे जाएंगे और उपभोक्ताओं को अधिक किफायती मूल्य पर उपलब्ध। क्वेश्चन 63 क्या है? वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन 63 फिर से रिपीट, वाणिज्य के संदर्भ यानी कॉमर्स की बात कर रहा है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। कथन 2, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या धन का दो या दो से अधिक के व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। धन के प्राप्ति करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। इसको हम जैसे किसी डिफिनीशन के लिए सही से ध्यान रख सकते हैं कि वाणिज्य का मतलब क्या है। तो वाणिज्य व्यवसाय का वह क्षेत्र है यानी बिजनेस का एक एरिया है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है या उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है।
और वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या धन का दो या दो से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य वाणिज्य कहलाता है। क्वेश्चन 64, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मोटे अनाज वाली फसल के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? मोटे अनाज वाली फसल के रूप में। 65, क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो इसमें से सागौन भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और हार्ड भी है, तो इसलिए हम इसको सही एक बार क्लियर कर लेते हैं। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है और बल्कि ये कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वनों में। अब जैसे इसमें हो गया ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागरीय वनों में कौन कौन से वृक्ष हैं? ओक हो गया, चेस्टनट हो गया एंड जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में मिलते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन कहाँ पर? जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ से ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए जब ये वन क्या जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते। इन वनों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को जब देखेंगे तो इसमें साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये हिमालय के गिरिपद, MP, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में राज्यों में संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा कहाँ पर है? MP में पाया जाता है। सागौन का ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है बल्कि उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो इसमें कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। और मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनुपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। ये सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफेरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण 49-92 वर्ग किलोमीटर है। और मैंग्रोव में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? तो ये शीर्ष राज्य हमारे हैं मैंग्रोव में शीर्ष वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। OMK, इसको कैसे ध्यान रखते हैं? OMK
कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र? कोरिंगा कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या अनुवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं या सामान्यतः समुद्र के किनारे उगते हैं। इसके अंतर्गत राइजोफोरा प्रजाति के वृक्षों का विकास होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। और देश में कुल मैंग्रोव आवरण कितना 4992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्वेश्चन 67 क्या है? कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कालीमेरे, वन्यजीव तसो मरोरी, बुलर झील। तो यहाँ पर भारत के लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया। यह अभयारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि में ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, यूथेपेट मैंग्रोव व पंचानडीकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से घिरा है। इसका कुल क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर है। क्षेत्रफल नहीं ध्यान रखना है। 67 कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर होकेरा कहाँ पर है वैसे? कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, तसो मरोरी झील, बुलर झील। तो इसमें पॉइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य भारत के लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक बक मृग। कौन सा मृग है? ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कालीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है और 2002 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। और आर्द्रभूमि में ग्रेट वेदारण्यम, दलदल, यूथेपेट मैंग्रोव व पंचानाडीकुलम आर्द्रभूमि का एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में इसके बंगाल खाड़ी और दक्षिण में पाक जलडमरू मध्य से घिरा है। क्वेश्चन 68 यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तब आंसर होगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ व अनुमतियाँ प्राप्त होती हैं। भारत संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। भारत संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। क्वेश्चन 69 वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था। वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था? चूँकि जैसे 2020 से 21 में जब जा रहे हैं तो एक लीप ईयर है और चूँकि 2020 लीप वर्ष है इसलिए 1 जनवरी 2020 को बुधवार, 1 जनवरी 2021 को दिन क्या होगा? शुक्रवार। और 31 दिसंबर 2021 को दिन शुक्रवार। रीजनिंग के क्वेश्चन बाद में सही से डिस्कस कर देंगे। और 70 निम्नलिखित घटनाओं पर जब कैलेंडर वाला चैप्टर देखेंगे तो इसमें क्लियर कर देंगे कि इसका आंसर कैसे है। 70 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002।
क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मध्य पूर्व से पूछ रहा है कौन? जॉर्डन और इजराइल, लेबनान और इजराइल, सीरिया और लेबनान, जॉर्डन और तुर्की। यहाँ पर मिडिल ईस्ट, तो इसको मैप में एक बार देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट में कौन। क्वेश्चन 71, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो मध्य पूर्व में शामिल देश निम्न हैं: जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस। आइए इसको एक बार मैप में रिवाइज करते हैं। मिडिल ईस्ट का मैप है। ये देखिए, इसमें शामिल है तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, ये देखिए इसमें शामिल है तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, इराक, जॉर्डन, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, तुर्की, सीरिया, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब। यानी इतने कंट्रीज किस में शामिल हैं? मिडिल ईस्ट में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह किस प्रांत में स्थित है? तो ये स्थित है बलूचिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में स्पष्ट रूप से शामिल है। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी माना जाता है। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान, जिसको हम CPEC बुलाते हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक कड़ी माना जाता है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ग्वादर बंदरगाह कहाँ। ये ग्वादर पोर्ट है, जो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान प्रांत में। और किसका पार्ट है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का एक पार्ट है। क्वेश्चन 73, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। यह एशिया का सबसे पुराना शैक्षणिक। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? तो ये जनरल क्वेश्चन है कैलेंडर का कि प्रत्येक साधारण वर्ष में फरवरी माह 28 तारीख की, जबकि लीप ईयर में 29 तारीख। इस प्रकार प्रत्येक साधारण वर्ष में 11 बार 29 तारीख पड़ेगी, जबकि लीप वर्ष में 12 बार। तो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच, तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5
टोटल 5 ईयर हैं, तो उसमें से एक लीप ईयर है 2024, तो उसमें हम 12 बार ऐड करेंगे। और 2022, 23, 24, 25, 26 इसमें 11 बार ऐड करेंगे। टोटल योग हमारा क्या आएगा? 56 बार। तो 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? 56 बार। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी पर काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम का संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर, यानी जो संवेग संरक्षण का नियम है उसके अनुसार यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। क्वेश्चन 76, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे अटाला देवी मस्जिद, नुसरत शाह, छोटा सोना मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, कदम रसूल, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद, पांडुआ, वली मोहम्मद। तो इसका राइट मैच क्या होगा? अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद, वली मोहम्मद, कदम रसूल, नुसरत शाह, अदीना मस्जिद, पांडुआ, सिकंदर शाह। इसको ध्यान से याद करिए कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला कौन है? इब्राहिम शाह सरकी। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद पांडुआ की किसने बनवाई थी? सिकंदर शाह ने। इसको एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया? इब्राहिम शाह सरकी ने। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ, सिकंदर शाह। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। बाच 110 टाइम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बाच 110 टाइम, तो बाच डब्लू कितने नंबर पर आता है? 23 ना, यानी 23 नंबर पे। एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ए 1 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, एच 8 नंबर पे। तो यहाँ पर हम टोटल अक्षरों का योग निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे। 55 गुणे 2 बराबर 110। वैसे ही टाइम में टी 20 पर है और आई 9 पर, एम 13 पे, ई 5 पर। 20 + 9 + 13 + 5 बराबर 47 गुणे 2 94। 78, क्वेश्चन 78, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या है कि अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। दूसरा है तुकारोई का युद्ध। और तीसरा है मालवा पर मुगल आक्रमण। चौथा है उड़ीसा पर कररानी की विजय। तो यहाँ पर जब हम कालक्रम में लगाएंगे तो मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? 1561 में। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ है? 1562 में। उड़ीसा पर कररानी की विजय 1567 से 68। तुकारोई का युद्ध कब हुआ है? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562। उड़ीसा पर कररानी की विजय 1567 से 68। तुकारोई का युद्ध 1575। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर और स्कीम से संबंधित है। तो इसमें 79 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने शुरू किया ... तो ये शुरू किया है जनवरी 2018 में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में आकांक्षी जिला प्रोग्राम एडीओ, नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों से 115 जिलों की पहचान की गई है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम मुख्यतः 5 विषयों। तो पहले हमें ये क्लियर रखना है कि ये हम किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला प्रोग्राम किसने शुरू किया? नीति आयोग ने शुरू किया है। नीति आयोग ने जनवरी 2018 में शुरू किया था। और 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक यानी सोशली और इकोनॉमिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना। इस कार्य हेतु देश के 28 राज्यों से 115 जिलों की पहचान गई और इसके 5 थीम हैं, यानी 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं पोषण, है, शिक्षा है,
कृषि एवं जल संसाधन है, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचा। तो पहले 5 थीम कौन कौन सी है? स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड नरिशमेंट, और स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, पांचवा बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग दी जाती है। तो इसको थोड़ा एक बार फिर क्लियर कर लीजिए कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2018 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जिलों का विकास करना। और इसकी 5 थीम है: स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा शिक्षा, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, पांचवा बुनियादी ढांचा। और अगला क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। भूटान ने दिसंबर 2021 में किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो प्रदान किया है? तो भारत। आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री को। 81 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से बाद ला सकेगी या उस पर बाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्रवाइयाँ लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्रवाइयों में इस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से बाद ला सकेगी या उस पर बाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्रवाइयाँ लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्रवाइयों में उस डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। क्वेश्चन 82, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात कही गई है? 280 में। भारत का संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि जो वित्त आयोग है उसमें कितने मेंबर होते हैं, क्या इसके प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पर 4 अन्य सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। और वित्त आयोग का मुख्य दायित्व संघ व राज्य की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना। यानी जो वित्त आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है? दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया था। अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। अब तक कितने 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15। और पहला कब गठित किया गया था? 1951 में। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन श्री NK सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021 से 22 से 25 से 26 तक की अवधि के लिए किया गया। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि जो हमारा वित्त आयोग है उसका दायित्व क्या होता है। तो संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, यानी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसका असेसमेंट करना और उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, यानी केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। और अब तक टोटल कितने? 15 वित्त आयोग गठित किया जा चुके हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021 से 22 से 25 से 26 तक की अवधि के लिए किया गया। क्वेश्चन 83, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के प्राप्त है।
पहला है भारत का संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत का प्रदेश या उपप्रदेश टेरिटरी ऑफ इंडिया, तीसरा है इंडियन सब्जेक्ट रेसिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में भी कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो यहाँ पर होगा केवल 1 और 2। भारत की संसद की भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश उपप्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। भारत की संसद की भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश के उपप्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अपशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकते हैं, अर्थात इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। क्वेश्चन 84 करंट अफेयर से संबंधित है। कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं शामिल था? तिरुपति। क्वेश्चन 85 के अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये झील 4 देशों से घिरी हुई है, अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें केवल 2 सही है। और इसको एक बार हम पहले मैप में देख लेते हैं कि ये बॉर्डर किस किस से बनाती है। ये लेक विक्टोरिया है, ये आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये क्या है? लेक विक्टोरिया। और इसकी सीमा किस किस से मैच कर रही है? तो इसकी सीमा मैच कर रही है तंजानिया से। ये तंजानिया है। इसकी सीमा किससे मैच कर रही है? तंजानिया से। और ये इधर केन्या से और इधर युगांडा से। जबकि कथन में क्या दिया गया था कि इसकी सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से। और जब हम मैप में क्लियर कर रहे हैं तो इसकी सीमा केवल 3 राज्यों से मिल रही है। एक तो हमारा तंजानिया हो गया, फिर से सही से देख लीजिए, तंजानिया से, दूसरा केन्या से, तीसरा युगांडा से। तो इसको हम टक से याद रख सकते हैं या कट से याद रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। टक मतलब तंजानिया, यू मतलब युगांडा, के मतलब केन्या। और जब प्रसार क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका विस्तार प्रसार क्षेत्र रवांडा और बुरुंडी तक ही सीमित है। प्रसार क्षेत्र कहाँ तक है? लेकिन जब मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये केवल यह झील 4 देशों से घिरी है, तो ये पहला कथन गलत हो गया, इसीलिए केवल दूसरा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया, युगांडा, जिसको अभी हमने टक बोला था या कट बोला था, तक विस्तृत है तथा इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से, इसका अगर जैसे पूछ दिया जाए विक्टोरिया झील तो इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर झील है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में तो ये 4 देशों से ना घिरी होकर कितने देशों से घिरी है? 3 देशों से ही। और ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। और ये इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम झील कौन है? सुपीरियर झील।
क्वेश्चन 86 रीजनिंग से संबंधित लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से बात हो रही है तो 9वें स्थान पे। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि सोहन जो है पीछे से 9वें स्थान पर है और रमेश आगे से 8वें स्थान पे है। तो रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। अब हमने जैसे मान लिया स्टार्ट, ये एक रेखा खींची, तो इसमें से हम अभी पीछे से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 9वें नंबर पे आएंगे ये कौन आएगा, सोहन। और फिर कह रहा है रमेश आगे से 8वें स्थान पे है। अब हम रमेश की बात करते हैं, आगे से 8वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वें नंबर पर कौन है, यानी ये वाला जो नंबर है ये, इस पर कौन है, रमेश। तो इसमें पूछा है कि रोहित उन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर एक बार हम रोहित की याद कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 1 1 1। तो यहाँ पर बीच में रोहित हो गया। तो न्यूनतम लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं कि न्यूनतम लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। क्वेश्चन 87 व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। व्यापार, इससे पहले हमने क्वेश्चन किससे संबंधित देखा था, वाणिज्य से, यानी कॉमर्स से रिलेटेड। तो व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, डिमांड और सप्लाई। या केवल मांग पर। तो इसमें पहला कथन सही लग रहा है, दूसरा गलत। हाँ, इसमें पहला कथन सही है। सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार क्या करता है, मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन 88 क्या एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं, तो जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, तो वे औषधियाँ एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की खोज की। अब कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है या एंटीपायरेट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। इसको आप सही से ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन 4 दी गई हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सारी क्या हैं, एंटीबायोटिक है। फिर क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। मक्का, टेस्लिंग, नरमंजरी निकालना, ग्राउंडनट, मूंगफली, पैकिंग, खोटी बनाना, काबुल चना, किल्ले निकालना, तंबाकू, टॉपिंग, सीड्स कर्तन। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, मक्का, नरमंजरी निकालना यानी टेस्लिंग इसका सही है। दूसरा मूंगफली, खोटी बनाना यानी पैकिंग सही है। तंबाकू, सीड्स कर्तन यानी टॉपिंग ये भी सही है। काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते, किल्ले निकलने अब जैसे गेहूँ, धान, जौ, मक्का जो जनरली हमारे खेतों में होते हैं, गेहूँ, धान, जौ, मक्का, ये सब क्या है, किल्ले निकलना यानी टेलरिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन 90 कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास श्री ड्रैगन में शामिल नहीं था। करंट अफेयर से संबंधित है, तो श्री ड्रैगन की बात हो रही है। श्री ड्रैगन जनवरी 2022 को प्रशांत, तो इसमें सी ड्रैगन में कौन शामिल है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया। एक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया की नौसेनाएं शामिल है। फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था, फिलीपींस शामिल नहीं था।
सी ड्रैगन, इसको देख लेते हैं ट्रेडिशनल जीएस के रूप में। सी ड्रैगन अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया एक वार्षिक अभ्यास है। कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे। उनके प्रमुख रचनाएं आरती, लाजवंती, लूना, अलविदा आदि। क्वेश्चन 92, अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। सही है। तो अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यह तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा था। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है और यह तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना प्रमुख व्यवसाय है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अलास्का को 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा था। क्वेश्चन 93, करंट अफेयर से संबंधित। जनवरी 2022 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं एस सोमनाथ। इन्होंने K7 का स्थान लिया था। 94, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसको थोड़ा क्लियर देख लीजिएगा कि स्टैंड अप योजना उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में कब प्रारंभ हुई है? स्टैंड अप योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। स्टैंड अप योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब स्टार्ट की गई थी? 2016 में। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार के क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। 95, क्वेश्चन 95, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश शामिल हुए? तो इसमें भारत, नेपाल और मालदीव शामिल हुए। करंट अफेयर से संबंधित है इसलिए स्किप करते हैं। यदि ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। 96, यदि मेट, सेट और टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 से कूट किया जाए तो पेट का कूट क्या होगा? मेट, सेट और टेट को 52, 76 और 80 से, तो पेट का कूट पूछा है। पेट का कोड पूछा है तो मतलब 13, ये अल्फ़ाबेट सीरीज में किस नंबर पे आता है? 13 पर। और E 5 पर, T 20 पर। तो इसमें हम पहले 2 अक्षरों को ऐड करेंगे, 2 अक्षरों की संख्याओं का योग ऐड करेंगे और उसको 4 से गुणा करने के बाद अंतिम जो अल्फ़ाबेट है उसकी संख्या को माइनस कर देंगे। जैसे 13 M किस नंबर पे है अल्फ़ाबेट सीरीज में? 13 पे, E 5 पे। दोनों को ऐड कर रहे हैं, 13 + 5 18। अब इसको गुणा करेंगे किससे? 4 से। 18 × 72 और इसमें से हम T जो अल्फ़ाबेट सीरीज में 20 नंबर पे आता है, तो 72 - 20 हमारा कितना आंसर आएगा? 52। ऐसे ही टेट की बात कर SET सेट टेट, इनको सॉल्व करेंगे। पेट कितने नंबर पर? T मतलब 16 और E 5, 16 × 5 21। इसको 4 से गुणा करेंगे, 21 × 4 84 और -20 बराबर 64। 97, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो ये भेड़ है।
क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ डाली का जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। भेड़ का जन्म 1996 में 5 जुलाई को होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजलिन इंस्टीट्यूट के इयान बुलमिट, इनका नाम ध्यान रखना है, इयान बुलमिट और कीथ कैम्पबेल द्वारा यह विकसित की गई थी। डाली द्वारा 6 बच्चों को जन्म दिया गया तथा 7 वर्ष पूरे होने से पहले फेफड़े की बीमारी से इसकी मृत्यु। इयान बुलमिट को बिल्कुल याद रखना है, इयान बुलमिट और कीथ कैम्पबेल। डाली नाम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु क्वेश्चन 98 की बात हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020 से 21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? तो करंट अफेयर से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020 से 21 में विनिवेश का लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ रुपया रखा गया था। क्वेश्चन 99 केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा, इसकी इंग्लिश एक बार देख लीजिए। केंद्रीय मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में, और यह औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। और इसके 4 अन्य शोध केंद्र, जैसे जब हम शाखाओं की बात कर रहे हैं तो एक बेंगलुरु में है। साउथ में कहाँ पर है? बेंगलुरु और हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा बागेश्वर में है। जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है, इसकी अन्य शाखाएं कहाँ पर हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा बागेश्वर में। क्वेश्चन 100 इंडोनेशिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इनमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो दोनों कथन सही है। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलुड और माउंट मेरापी है। तो यहाँ पर हमें 2 माउंट ज्वालामुखी ध्यान रखना है, माउंट केलुड और माउंट मेरापी। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलुड और माउंट मेरापी हैं। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का 4था सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। क्वेश्चन 101 करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? तो इसमें किसने प्रदर्शन किया है? मिजोरम ने। 102 क्वेश्चन नंबर 102 हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं राइजोम। इसे क्या बोलते हैं? राइजोम। हल्दी के राइजोम या प्रकंद को, स्टेम जिसको जो तना है, इसको हम राइजोम प्रकंद को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। यह एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। और इसका एंटीबायोटिक व एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक उल्लेखनीय हल्दी जिजीबेरेसी कुल। कौन सा कुल है हल्दी का? जिजीबेरेसी कुल, जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। वानस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा और जिजीबेरेसी कुल से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है। क्वेश्चन 130 है कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है और स्टेरॉयड का कार्य क्या है? शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है, शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोशिकाभित्ति यानी सेल वॉल, ऊतक, टिश्यूज, हार्मोन, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसको एक बार फिर से क्लियर देख लीजिए। कथन कारण में अगर आता है तो दिक्कत नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है,
शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोशिका भित्ति ऊतक हार्मोन विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 104 भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? एमपी में है। दूसरा, वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके दोनों कथन सही हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ पर कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 12। जबकि वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पर है एवं कुल 96 वन्यजीव अभयारण्य हैं, इसलिए दोनों कथन सही हैं। 105 करंट अफेयर से संबंधित है। खान मंत्रालय की 2020 से 21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? तो बॉक्साइट के 2 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा और गुजरात। ओडिशा का कालाहांडी। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट की बात हो रही है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य ओडिशा व गुजरात हैं। और ओडिशा में कौन सी जगह? कालाहांडी तथा कोरापुट जिला। कालाहांडी दोनों का से नाम है। बॉक्साइट काला ऐसे ध्यान रख सकते हैं। बॉक्साइट काला, कोरा काला। तो बॉक्साइट ओडिशा का कालाहांडी तथा कोरापुट जिला बॉक्साइट का। उल्लेखनीय कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का, ये किसका ऑक्साइड है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का। यह सफ़ेद गुलाबी एवं लाल रंग का हो सकता है। क्वेश्चन 106 ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि उदय योजना स्टार्ट हुई थी ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु। उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम। उदय की फुल फॉर्म क्या है? यू मतलब उज्ज्वल, डी मतलब डिस्कॉम, ए मतलब एश्योरेंस, वाई मतलब योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार को कम करने हेतु उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी और इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान करना सुनिश्चित है। और यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसमें मिसिंग नंबर सर्च कर आपको क्या रहेगा, जैसे 3, 4, 6, 8, X 14, 18, 20, 24। तो पहले तो हम इसको ये देखते हैं इसमें आंसर कैसे आ रहा है। जो हमारी पहली रो दी गई है तो उसमें 2 से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 2 प्लस, तो यहाँ पर बनेगा 8 और 8 प्लस 8 में फिर जोड़ेंगे 10, 18। जैसे यहाँ पे दिया है, 1 मिनट, ये वाला नंबर हमने उठाया है तो यहाँ पर इसको 2 गुना करेंगे। 3 दूनी 6। जब 3 दूनी 6 होगा तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे और क्या आएगा? 8। 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। और 8 में क्या जोड़ेंगे? 10। तो मिलके क्या बनेगा? 18। हमारा अंतिम नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? 4 को 2 गुना करना है। 4 दूनी 8। 8 में कितना जोड़ना है? 8 प्लस 2 10। और जब हम 10 में 10 जोड़ेंगे, 10 प्लस 10 तो हमारा आ जाएगा 20। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 दूनी 8, 2 10, तो 10 आ जाएगा। और ऐसे ही हम तीसरा वाला एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 108 पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? तो आंसर होगा एथिलीन। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का उपयोग होता है। एथिलीन C2H4 को उच्च ताप पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियाँ, तार के ऊपर के आवरण बनाने में किया जाता है।
क्वेश्चन 109 भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर की बात कर रहा है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें हम पहले विकल्प देखते हैं क्या दिए हैं। केवल कथन हमें क्लियर करने के दोनों सही है, कोई नहीं सही है, या केवल एक दो सही। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 इसमें केवल एक सही है। जो हमारी क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के किस भाग में? भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53, कौन सा अनुच्छेद बता रहा है? 53, अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका तथा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। क्वेश्चन 110 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। 21 वर्ष भारत के राष्ट्रपति, 25 वर्ष पंचायत सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 35 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य। तो एक जनरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु वरीयता है यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज है, न्यूनतम आयु वरीयता 21 वर्ष किसके लिए? पंचायत सदस्य के लिए। 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि 21 वर्ष किसके लिए? पंचायत सदस्य, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन क्या है? 111 प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो गैलापागोस द्वीप समूह, पहले इसको मैप में देख लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है और ये गैलापागोस द्वीप समूह है। क्या है? गैलापागोस द्वीप समूह, और ये इसकी स्ट्रक्चर है गैलापागोस द्वीप समूह की। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित किया गया। इस द्वीप समूह पर मांटा रे और शार्क जैसी जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वाडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में वन्यजीव अभयारण्य बना दिया गया और इस अभयारण्य को वर्ष 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में बदल दिया गया। फिर क्वेश्चन 112, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अनुसार भारत विश्व में किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन है अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग इसका आम और पपीता। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में आम और पपीते, दो चीज़ें, एक तो आम हो गया, दूसरा पपीता। आम और पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व में 41% आम भारत उत्पादित करता है। इसके अलावा चीन और थाईलैंड क्रमशः दूसरे, यानी चीन थाईलैंड क्रमशः दूसरे थे। भारत एवं ब्राज़ील विश्व के कुल 50% पपीता उत्पादन करते हैं और इसके अलावा ब्राज़ील, मैक्सिको, इंडोनेशिया दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पे हैं। तो हमें केवल पहला ही ध्यान रखना है कि पपीता और आम उत्पादन में कौन अग्रणी है? भारत है। क्वेश्चन 113 क्वेश्चन नंबर 113, नटराज
नृत्य के भगवान की मूर्ति नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। यानी दूसरा कथन है, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए, बाएं में एक महिला है। तो इसके दोनों कथन सही है। चोलकालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक है, जो नृत्य करते 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने है तथा बाएं में एक महिला का। यह नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 114 रीजनिंग से संबंधित है। 114 यदि 44 × 75 बराबर 74, 54, 83 × 74, 73, 48, 55 × 48, 45, 85, तो 14 × 45 किसके बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें केवल क्रम बदला गया है। जैसे 44 को हमने ए बी लिख लिया और 75 को सी डी, ए बी सी डी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब अरेंजमेंट हुआ है तो इसकी ए बी सी डी की जगह क्या हुआ है, सी बी डी ए। यानी सी की जगह पर कौन था, 7 था, तो यहाँ पे 7 है। और बी की जगह 4 था, डी की जगह 5 और ए की जगह 4। तो ऐसे ही हमें अपना ये 14 × 45 इसको ए बी सी डी लिखेंगे और किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सी बी डी ए। 115 जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है, यानी पाठ संपूर्ण से संबंधित है, उसी प्रकार चाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार भाग यानी पाठ संपूर्ण की एक छोटी इकाई है, उसी प्रकार चाप आर्क परिधि यानी सरकमफेरेंस की एक छोटी इकाई होती है। परिधि की एक छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार भाग संपूर्ण की एक छोटी इकाई होती है, उसी प्रकार चाप आर्क परिधि की एक छोटी इकाई होती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है, इसका पता होगा। क्वेश्चन नंबर 116 का कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 लखनऊ में की गई थी। अब जब बात करें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की, तो लखनऊ जुलाई 1989 और गन्ना अनुसंधान संस्थान की 1952 लखनऊ। 117 क्वेश्चन 117 यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इसमें केवल कथन 2 सही है। तो यहाँ पर गलत क्या है कि ये उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि पश्चिमी जर्मनी। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरोप में राइन नदी की। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, लेकिन राइन नदी उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उल्लेखनीय कि राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली नदी है। यह स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रॉटरडैम बंदरगाह तक लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन 118 ये करंट अफेयर का है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया और थीम पूछी गई। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। तो इसमें थीम गलत दी है, आत्मनिर्भर भारत, और पहला कथन सही है। इसका आयोजन नवंबर 2021 जयपुर। करंट अफेयर से रिलेटेड है, जबकि थीम क्या थी, 1 मिनट,
पहले इस क्वेश्चन के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का पहला कथन क्या है? इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान। तो ये जयपुर राजस्थान में नहीं, नई दिल्ली के प्रगति मैदान। तो पहला गलत हो गया। और दूसरा है आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। तो केवल कथन 2 सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आयोजन जयपुर में ना होकर दिल्ली में हुआ है और थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें हमें अपनी इसको अपडेट करना है। साथ इसके भागीदार राज्य यूपी और झारखंड, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हैं वैसे ही हमें करंट में ही इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर 119 क्वेश्चन है। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय, ये PCS में भी कई बार पूछा गया है कि भारत के मतलब PCS में ये क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा यहाँ पर भी इसको एक बार रिपीट किया गया है कि भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? तो ये 2008 में लागू किया गया। इसको हल्के में नहीं लेना है। 119 भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, कभी कभी इसको 60 में दे देता है, जैसे NA नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। NAPC डायरेक्ट हो सकता है, ऐसे पूछते हैं NAPCC क्या है? तो नेशनल, ये आप लाइन इंग्लिश में ध्यान रख सकते हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पहली बार कब लागू हुई, मतलब कब प्रारंभ हुई थी? 30 जून 2008। डेट भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 30 जून 2008 को, 30 जून 2008। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को, यानी SDG जो है उसको, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन है। टोटल संख्या कितनी है मिशनों की? 8। और ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा। अब ये 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय, हरित भारत, सतत कृषि हेतु, जलवायु परिवर्तन हेतु। आठ राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सौर मिशन यानी नेशनल सोलर मिशन है, ठीक। और दूसरा हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय जल मिशन है। तीसरा विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है। चौथा सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन है। पांचवा हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन है। छठा सतत कृषि हेतु। और सातवां जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन है। आठवां सुस्थिर हिमालय परिस्थिति तंत्र। मोस्टली गलत कौन सा होता है? ये हिमालय वाला हम नहीं ध्यान रख पाते हैं। यह सुस्थिर हिमालय परिस्थिति तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। क्वेश्चन 120 लास्ट। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं RO में? 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS प्लस रीजनिंग के। तो यहाँ पर मैच करना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, ये सबको पता होगा देवा शरीफ कहाँ पर है। संकीसा फरकाद बिठूर कानपुर। तो ये जनरल क्वेश्चन अगर देखा जाए न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड है। देवा शरीफ बाराबंकी, देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी। बटेश्वर आगरा और संकीसा फरकाद बिठूर कानपुर। थैंक्स सो मच।